डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने 400 युवाओं को किया सम्मानित। लॉन्च किया कौशल सारथी और कौशल सेतु प्लेटफॉर्म। कार्यक्रम में पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों की बीमारी मानसिकता ने यूपी को बीमार कर दिया। आज यूपी है देश का ग्रोथ इंजन। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, बदले जा सकते हैं कानून। संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की लखनऊ में घोषणा। लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टलों में नॉन-वेज पर बैन। नॉन-वेज की जगह प्रोटीन वाले शाकाहारी खाने देने के निर्देश। नॉन-वेज पर बैन पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, खान-पान और रहन-सहन को नियंत्रित करना तानाशाही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली मीडिया ग्रुप हाईरेज की हालिया रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया के राजनयिक और खुफिया गलियारों में भूचाल मचा दिया है। इस खुलासे के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सबसे कट्टरपंथियों में से एक और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद को एक खुफिया एसेट या कहें एजेंट के रूप में तैयार कर लिया था। इजरायल का अंतिम उद्देश्य ईरान में शासन परिवर्तन के बाद महमूद अहमदी निजाद को ईरान की कमान सौंपना था। आपको बता दें कि इजरायल के इस षड्यंत्र का पूरा नाम ऑपरेशन पुश इन बुट्स था। इसका उद्देश्य केवल ईरान में सरकार बदलना नहीं, बल्कि ईरान के भीतर अल्पसंख्यक गुटों और कुर्द विद्रोहियों को हथियार देकर अंदरूनी बगावत खड़ी करना था। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2022 से ही ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदी नेजाद की बदलती सोच को भांप लिया था। ईरान के अलगाव को लेकर इसी निराशा का फायदा मोसाद ने उठाया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान तबाह हो रहा है और उसका परमाणु कार्यक्रम ईरान के लिए संपत्ति नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। मोसाद और अहमदीनेजाद के बीच संपर्क का जरिया विदेश यात्राएं बनी। साल 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लुडोविका यूनिवर्सिटी में एक जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। असल में यह कॉन्फ्रेंस महज एक कवर या सरल शब्दों में कहें तो मात्र एक बहाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने खुद बुडापेस्ट जाकर अहमदी नेजाद से खुफिया मुलाकात की। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि मोसाद ने इस बेहद जोखिम भरे प्लान के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी जानकारी साझा की थी। इसके अलावा मोसाद ने अहमदी नेजाद को उनके रहने और यात्राओं के लिए पैसे मुहैया कराए थे। इस साल फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की तो मोसाद ने ईरान में अहमदी नेजाद के कंपाउंड पर एक सुनियोजित हवाई हमला किया। यह हमला उनके बॉडीगार्ड्स और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया ताकि यह लगे कि यह हमला ईरान सरकार ने करवाया है। इसके तुरंत बाद मोसाद एजेंट्स ने अहमदी नेजाद को वहां से रेस्क्यू किया और एक गुप्त सेफ हाउस में पहुंचा दिया। सेफ हाउस में पहुंचने के बाद अत्यधिक आक्रामक और हिंसक हालात से अहमदी नेजाद घबरा गए, जिसके बाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदी नेजाद को इजरायल का यह प्लान खतरनाक और खुद की जान के लिए बड़ा खतरा लगने लगा, जिसके बाद वह चुपचाप सेफ हाउस से निकल गए और यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया। मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमैनी के निधन के बाद अंतिम संस्कार में अहमदी नेजाद अचानक दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC की खुफिया शाखा को उनके और इजरायल के संबंधों की भनक लग चुकी है और वर्तमान में उन्हें कड़ी सुरक्षा में घर पर ही नजरबंद करके रखा गया है। आपको बता दें कि
महमूद अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। यह वही शख्स हैं जिन्होंने इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कही थी और होलोकॉस्ट यानी यहूदियों के नरसंहार को इजराइल का फैलाया हुआ झूठ करार दिया था। ऐसे में मोसाद का ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का चुनना अजीब लगता है, लेकिन खुफिया रणनीतियों में इसे कोऑप्ट करना कहते हैं, जिसमें विरोधी को अपने चाल या किसी प्रलोभन के जरिए अपने साथ मिला लिया जाता है ताकि वह आपके खिलाफ काम करना बंद कर दे या आपके मकसद को पूरा करने में मदद करे। इजराइल जानता था कि वह ईरान में किसी भी पश्चिमी देश समर्थक या उदारवादी चेहरे को आगे बढ़ाएगा तो ईरानी जनता उसे गद्दार मानकर कभी स्वीकार नहीं करेगी। मोसाद ने माना कि अगर अहमदीनेजाद जैसा कोई पुराना, स्थापित और कट्टरपंथी चेहरा सामने आता है तो जनता और सेना का एक बड़ा धड़ा उसके पीछे खड़ा हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति के करीबी रहे अब्दुल रेजा दावरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अहमदीनेजाद पैसों के लिए नहीं बिके, बल्कि वह पहले से ही अमीर रहे। वह जो कुछ भी कर रहे थे सत्ता की दोबारा भूख के लिए कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी ने अहमदीनेजाद को मुख्य धारा की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। इसी राजनीतिक अलगाव ने उन्हें दुश्मन देश के पाले में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले खुद अहमदीनेजाद ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ईरान की एंटी मोसाद यूनिट जो इजराइल के जासूसों को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, उसका प्रमुख खुद मोसाद का एजेंट निकला। हाई रेत की रिपोर्ट से यह भी साफ है कि इजराइल के भीतर इस प्लान को लेकर एक राय नहीं थी। इजरायली सैन्य खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस योजना के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक कट्टरपंथी को हटाकर दूसरे पूर्व कट्टरपंथी को सत्ता में लाना एक बड़ा जुआ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद चीफ ने इस जोखिम भरे रास्ते को ही चुना। हालांकि यह ऑपरेशन फेल हो गया है, लेकिन इसने ईरान के भीतर एक बड़ा अविश्वास पैदा कर दिया है। अब ईरानी शासन अपने ही बड़े नेताओं और पूर्व अधिकारियों को शक की निगाह से देख रही है, जो आने वाले समय में ईरान के आंतरिक संकट को और गहरा कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दामोदर सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और सुरेश कुमार गोयल जी, एक्स डिप्लोमेट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दामोदर सिंह जी, पहला सवाल आपसे। महमूद अहमदीनेजाद के आधिकारिक कार्यालय और उनके प्रवक्ताओं ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है। अहमदीनेजाद का कहना है कि हॉलीवुड की स्क्रिप्ट जैसी कहानी बनाकर यह अखबार छाप रहे हैं, जिसका खंडन भी करना समय की बर्बादी है। इस मीडिया रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है? कहीं यह ईरान में अविश्वास पैदा करने की एक और साजिश तो नहीं है? जी देखिए सर, जब इस तरह से कोई भी जब युद्ध होता है तो हर एक दुश्मन मुल्क चाहता है कि जो उसकी लीडरशिप है, उसके दुश्मन मुल्क की जो लीडरशिप है उसके ऊपर वहाँ की जनता का भरोसा उठे, वहाँ की सरकार का भरोसा उठे और उनके खिलाफ ऐसे काउंटर इन्फॉर्मेशन वारफेयर चलाए जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ, ये सब इसी काउंटर इन्फॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा या इन्फॉर्मेशन वारफेयर का एक हिस्सा, जहाँ पर सभी इस समय जो ईरान के दुश्मन मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल, वो सभी चाहते हैं कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसको टॉपल डाउन किया जा सके। एक मकसद लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति चले थे जब उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है, हमें वहाँ की जो रिजीम है उसे चेंज करना है, लेकिन वो उस पर सफल नहीं हुए। इसके बाद धीरे से वो आते हैं और उनका एक स्टेटमेंट आता है कि अब ईरान की जनता अपने रिजीम को खुद चेंज करे। वहां पर भी वो सफल नहीं होते। फिर वो धीरे से कहते हैं कि ईरान से आगे बढ़ते हैं और स्टेट ऑफ होमरूज पे बात करने लगते हैं। तो जब अमेरिका अपने सारे के सारे जो पैतरे थे, जो उनके लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो बदलते जाता है, तो उसे लगता है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ इस तरह से किया जाए कि वहाँ की जनता है जो उसी का उसकी लीडरशिप के ऊपर या अंदर खाने में उनके इतने गफलत पैदा की जाए जिससे वो अपनी लीडरशिप पे एक दूसरे को शक की निगाह से देखे और कुछ इस तरह से क्योस क्रिएट किया जाए जिससे कि आसानी के साथ ईरान पे सत्ता परिवर्तन किया चलिए, ठीक है। उसी
मुझे लगता है उसी कड़ी का एक हिस्सा है जहां पर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वारफेयर या इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत ये सब चीजें फैलाई। ठीक है, सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, इजरायली अखबार हाईरेज ने दावा किया कि यह रिपोर्ट तैयार करने से पहले 30 से अधिक राजनीतिक, रक्षा, राजनयिक और खुफिया विदेशी स्रोतों, जिसमें अमेरिकी और ईरानी अधिकारी भी शामिल है, से बात करने के बाद तैयार की गई है। इसके साथ ही द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों की साख भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। वे बिना पुख्ता स्रोतों के ऐसी कहानियां नहीं छापते हैं। इसीलिए क्या इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करना आपको उचित लगता है, सुरेश जी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा इसके बारे में जी क्योंकि बड़ा ये इतना सिंपल इशू नहीं है जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी पब्लिश करी है और हारेट्स ने भी पब्लिश करी है ये, इसका मतलब ये इजराइल और यूएसए की मिली भगत है, दोनों मिलकर के इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में अगर सच्चाई बिल्कुल नहीं है तो उनको पब्लिश करने की जरूरत क्या थी? जहां तक एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सवाल है, ऐसी खबरों का असर ईरान में ही ज्यादा पड़ना है और ईरान में जो उनका अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IRGC है और मोसाद और इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी है, उनमें काफी क्षमता है कि अगर इस तरह की भनक मिलती है उनको तो वो उसके बाद पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके उसकी सच्चाई को मालूम कर सके। तो पहली बात तो मैं ये है कि हो सकता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। एक तो बात ये है। दूसरी चीज ये है कि अहमद निजाद को इस समय पर क्यों कोशिश की जा रही है कि वो रिजीम चेंज का हिस्सा बने, और उनको रिजीम चेंज का हिस्सा बनाने के बाद जब कोशिश ये इजराइल उनको जब तो कर लेता है, उनको वहां से लेकर के सिक्योर प्लेस पर सेफ हाउस में ले तो जाता है, लेकिन सेफ हाउस में लेने के बाद अहमद निजाद को आगे प्रमोट करने के लिए कि वो इजराइल की सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बने या कुछ उसमें काम हो, उसके लिए बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। क्यों? तो कहीं ना कहीं अभी कोई इंफॉर्मेशन है जो पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। चलिए सुरेश जी, आखिरी चीज में एक चीज आखिरी, आप मेरी बात को पूरा होने प्लीज जी। आखिरी चीज में ये कहूंगा कि मुझको ये भी लगता है कि इन कहानियों को बाहर करने में कहीं ना कहीं ईरानियन सत्ता का भी हाथ जरूर होगा कि वो अहमद निजाद को परे कर सके या उसको एक तरह से आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दें। सुरेश जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं और इसी के बाद सवाल उठता है कि क्या यह ऑपरेशन वास्तव में रिजीम चेंज के लिए था या एक महज पॉइजन पिल या कहा जाए साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है? क्या मोसाद सचमुच अहमद निजाद के जैसे धुर कट्टरपंथी को ईरान का नेता बनाने के प्रति गंभीर था, जो व्यवहारिक रूप से इजराइल के लिए ही बेहद आत्मघाती साबित होता? सुरेश जी, देखिए, अगर खबर ये भी कहती है कि पिछले कुछ सालों में अहमद निजाद अपने आप को जो दूसरे ढांचे में डालने लगे थे, क्योंकि उनको जब उनको 2013 में सत्ता से हटाया गया था और जिस तरह से हटाया गया था उनके और खमेनी के बीच में खटास पैदा हो गई थी। बावजूद इसके कि वो काफी हार्ड लाइनर थे, जब उनको तरजीह नहीं मिली तो जब उनको निकाल दिया गया था, वो सत्ता को दोबारा पाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उन कोशिशों में अगर उनको ये लगता कि कहीं और से भी हेल्प मिल सकती है तो वो जरूर कोशिश करते। लेकिन ये सारी बातें एक स्पेकुलेटिव है, ये जब तक पक्की कोई लिंक नहीं आएगा, एविडेंस नहीं आएगा, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए, समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या इस खुफिया ऑपरेशन में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की भी भूमिका थी या वे महज मूक दर्शक थे। चर्चा कर रहे हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के उस खुफिया ऑपरेशन की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमद निजाद ही एक एजेंट बन गए थे, मोसाद के एजेंट। इस ऑपरेशन में CIA की भूमिका केवल एक मूक दर्शक थी
या उनके बीच में भी कोई गहरा मतभेद था? अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में स्थिरता या एक खास तरह का संतुलन की वकालत करती है, वह इजराइल के इतने आक्रामक और अस्थिर करने वाली पुश इन बूट्स प्लान पर राजी कैसे हुई? क्या यह लीक वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच किसी अंदरूनी टकराव का नतीजा है? सुरेश जी। देखिए, ऐसा है कि अगर ये इसमें खबर में बिल्कुल भी कोई सच्चाई है और अगर मोसाद की इन एफर्ट्स की वजह से अगर अहमदीनेजाद दोबारा से प्रेसिडेंट बन पाते ईरान के एक अलग आइडियोलॉजी के साथ या एक अलग विचार के साथ में, जिसमें कि उनको यूएसए और इजराइल से संबंध सुधारने में रुचि होती, तो ये वहां की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और मैं समझता हूं कि इस चीज के लिए दोनों ही अमेरिका और इजराइल दोनों ही काफी इसमें रुचि लेते, काफी खुश होते उसके लिए। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वेस्ट एशिया में कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन मोसाद और सीआईए वो अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेक्स काफी ज्यादा हैं और अगर कहीं भी कोई चीज गलत हो जाती है या आपको यू नीड टू क्लैरिफाई, यू नीड टू क्लियर अप द मेस बाद में, तो उनको दोनों फिर मिलकर के काम करना पड़ता। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों अलग थलग थे, दोनों को इसके बारे में जानकारी थी और दोनों अगर कर रहे थे ये वाकई में एक ऑपरेशन था ये, तो दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। चलिए, तेहरान में अहमदीनेजाद के कंपाउंड पर हमला करना, फिर उन्हें सेफ हाउस ले जाना, फिर वहां से अहमदीनेजाद का मुकर जाना या भाग जाना, यह पूरी कहानी एक बड़े ऑपरेशन विफलता को दर्शाती है। अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो क्या मोसाद, जो खुद इस बात की खुलासा कर रही है, जमीनी हकीकत और अहमदीनेजाद के मनोवैज्ञानिक स्तर को भांपने में पूरी तरह नाकाम रही? देखिए, ऐसा है कि वो आपने भी कहा, आपने मेंशन किया कि अहमदीनेजाद अगर उनके विचारों में परिवर्तन हो रहा था, तो जो विचारों में परिवर्तन हो रहा था वो उनकी महत्वाकांक्षा की वजह से हो रहा था कि वो दोबारा सत्ता में वापस आना चाहते थे। पैसों के लिए उनके ये महत्वाकांक्षा नहीं थी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं काम में करती हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। जहां तक पैसे वाली बात है तो वो जम जाता है। ऐसे एरियाज में हमेशा 100% गारंटी नहीं होती है कभी भी। तो अगर इस मामले में अहमदीनेजाद को ये लगा कि ये काम यहाँ पर इससे नहीं बन पा रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि फरवरी 28 के अटैक के बाद में उनको एस्केप करके ले तो गए वहां से वो ये, लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल ऑपरेशन होना था उसका कोई बेस नहीं दिख रहा था ये। तो उनको लगा कि इनके साथ में रहने से कोई काम बन नहीं पा रहा है। और ये लगता है कि मोसाद में भी इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई कि वो इसको एक पॉलिटिकल ऑपरेशन के रूप में नहीं बना इस्टेब्लिश कर पाया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब आयतुल्लाह खोमैनी के जाने के बाद ईरान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तब पूर्व राष्ट्रपति के जासूस होने की खबर आने से ईरान का खुफिया तंत्र अपने ही जनरलों और नेताओं के खिलाफ एक हिंसक आंतरिक जांच शुरू कर सकता है। क्या यह अंदरूनी बिखराव ईरान को और अधिक आक्रामक बना देगा या ईरान इस खुलासे के बाद रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएगा? जी प्रसून जी, देखिए आप जो कह रहे हैं, अब वो एरिया आ गया है जहां पर मेरा सोचना, आपका सोचना, अटकलें लगाना सब अटकलें ले जाया रह जाएगा। तो बजाय अटकलें लगाने के लिए मैं कहूँगा नए बाल कितने जजमान आगे जा रहे हैं। अभी ये ईरान की पॉलिटिक्स चेंज होनी शुरू हो गई है। अब ये जो मुकद्दमा खमेनी आए हैं नए क्लर्जी और आईआरजीसी का रोल जो बढ़ता चला जा रहा है, तो ईरान का अपना आंतरिक टकराव उसको भी आराम से देखना होगा कि इसमें ईरान में सत्ता में क्या परिवर्तन आता है, कौन बना रहता है, कौन क्या करता है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करेगा। और ये जो अमेरिका से जो चल रहा है, इनका युद्ध झगड़ा चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
उसका भी नतीजा उस पे के ऊपर काफी असर पड़ेगा। सुरेश जी, तो कुछ सब चीजों पे देखिए, अटकलें लगाना कई लोगों के लिए आगे का रास्ता खोलता है। जैसे जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने फरवरी में ही बोला था, आने वाले समय में ईरान एक राष्ट्र के तौर पे अपना वजूद खो देगा। इसीलिए जब जब सुलह और समझौते की बात अमेरिका और ईरान में होती है तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी जानना जरूरी है कि जब ईरान की स्थिति नाजुक है और इस विफलता या प्रयास को जो एक हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, आपसी शक, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जा सके, तो यह देखना दिलचस्प होता है कि ईरान के हुक्मरान इस हालात से कैसे निपटते हैं। चूंकि ऐसे हालात से निपटने में इनका पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वह हिंसा से भरा हुआ है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।